नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर शिखर यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आपको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि विद्यार्थियों आपने कहा था कि सर हमें रेणु से रूबरू करवाइए, उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी, क्या उनकी रणनीति रही, क्या उनकी पढ़ाई के तरीके थे, कितने घंटे पढ़ा, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, इसके बारे में आप लोगों की क्यूरियोसिटी के समाधान के लिए आज मैं रेणु को आपके समक्ष एक इंटरव्यू न होकर वाद संवाद के लिए लेके आया हूँ। तो सर्वप्रथम रेणु आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते। तो इस कड़ी में आगे देखिए तो रेणु वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं उसको नज़रअंदाज करते हुए एक गंगानगर जिले पूर्व में वर्तमान में अनूपगढ़ जिले के एक छोटे से गांव गड़साना तहसील के 13 MD की निवासी है और वहां से पूरा टॉप रैंक तक आने तक का जो सफर इनका रहा कैसा रहा। आज इन्होंने SST विषय जो एक कठिन विषय माना जाता है उसमें इन्होंने पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक प्राप्त की। इसके लिए शिखर परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। धन्यवाद सर। तो रेणु एक बात बताइए, जो जुनून था आप में, ये तो मैंने आपको फर्स्ट डे से देख लिया था कि आप में जुनून है पढ़ाई के प्रति। लगातार आप टू द पॉइंट पढ़ती थी और पूरा पूरा टेस्ट पे फोकस करती थी, क्लास के अंदर भी गंभीर रहती थी। ठीक है, तो आप जो शिखर तक पहुंचे हो, ठीक, बीच में आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हुए। पिछली परीक्षा के अंदर रेणु आपको बता दूं 150 में से 140 क्वेश्चन सही थे और इस बार आपको बताई है कि इनकी पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक आई है। तो काबिले तारीफ है। ये हमें एक सुन के यूं गर्व होता है कि एक छोटे से गांव की लड़की ने इतना बड़ा कारनामा किया। सुनने में भले छोटा लगता हो कि यार क्या है, लेकिन जब आप इस फील्ड में आओगे और तृतीय श्रेणी अध्यापक के सिलेबस को देखोगे जो इतना वाइड है, तो वहां आके आपको थोड़ा सा यूं पता लगेगा कि वास्तव में तैयारी क्या है, इसका तरीका क्या है और किस तरह से तैयारी की जाती है। तो आप सर्वप्रथम टाइम खराब नहीं करते हुए रेणु थोड़ा आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताएंगे बच्चों को। मैं गांव 13 MD से हूँ और मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माताजी एक गृहिणी है और मैंने गड़साना से ही अपनी सारी स्टडी की है। मैंने एक निजी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और +2 में मैंने ब्लॉक टॉप किया था और उसके बाद मैंने वैसे ग्रेजुएशन से ही कंपटीशन लाइन की तैयारी करना शुरू कर दिया था। उसके बाद सर मैंने B.Ed किया और फिर इसी कंपटीशन लाइन में सर मैं तैयारी करती रही। अच्छा रेणु, ये जो 13 MD है बॉर्डर एरिया का गांव है ये? यस सर। हाँ, MD यहाँ गंगानगर जिले में, वर्तमान अनूपगढ़ जिले में MD ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी नाम पे है। ये अलग अलग नाम होते हैं, जैसे अनूपगढ़ के अंदर देखोगे तो A13 A14 A15 है। चलो वो बात का विषय है, उस पर बाद में बात करेंगे। तो एक बॉर्डर एरिया की लड़की और इतना बड़ा काम, पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक, तो काबिले तारीफ है रेणु आप। तो रेणु आप एक बात बताइए, क्या आपके परिवार में इससे पूर्व भी कोई लड़की जॉब लगी है? नहीं सर, यहाँ से जैसे मेरे परिवार में मैं पहली हूँ, वैसे मेरे भैया हैं दिल्ली मेट्रो में लगे हुए, उनसे ही थोड़ा मोटिव मिलता है कि वो लगे तो मुझे लगा कि हाँ मुझे भी पढ़ना है और मुझे भी जॉब लगना है। देखिए आप, इनके जो भाई हैं वो दिल्ली मेट्रो में जॉब कर रहे हैं, पिताजी किसान परिवार से हैं और मैं राजेंद्र जी को नमस्कार करता हूं कि उन्होंने अपनी बच्चियों को इस लायक बनाया कि आज वो इस फील्ड में न केवल अपने गांव, अपने जिले, अपने गुरुजन, बल्कि अपने प्रांत में भी नाम रोशन किया। तो नमस्कार राजेंद्र जी। अच्छा, एक बात और बताइए कि आपको इतना था कि मेरी सेकंड रैंक आ जाएगी? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। ये जरूर था कि मेरे जैसे मेरिट से 51 नंबर ऊपर थे जी, पर मुझे ये नहीं पता था कि रैंक भी आ जाएगी कोई। ये तो या तो सर कहते थे और एक मनीष सर भी कहते थे कि रेणु नहीं रैंक आएगी। आपने भी बहुत बार बोला नहीं रेणु रैंक आएगी। मुझे ऐसे लगता था नहीं, इतने छोटे से एरिया में जैसे तैयारी करने वालों की हम रैंक नहीं सोच सकते।
तो मुझे ऐसे लगता है रैंक तो बस ये जयपुर जोधपुर यहीं आती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही आप। ये कभी मत सोचें कि रैंक जो है वो बड़े शहरों में आ सकती है। एक छोटे से शहर के अंदर भी यदि आप जुनून से स्टडी करें, आप हर एग्जाम को, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसको अपना अंतिम एग्जाम मानते हुए तैयारी करें, तो जो रेणु ने किया है वो आप लोग कर सकते हैं। अगला नंबर हो सकता है अगली रेणु आप हो, अगला विद्यार्थी आप हो। अच्छा रेणु, एक बात और बताइए कि जो फर्स्ट रैंक पे आए हैं, मेरे हिसाब से कोई एक आधे नंबर का ही आपका मार्जिन रहा, तो एक आधे क्वेश्चन वहां कोई हड़बड़ाहट में गलत हुआ या कैसे कुछ हुआ इस तरह से? नहीं सर, वैसे मैंने पेपर किया था तो मैंने 150 क्वेश्चन में से 143 किए थे जी। तो फिर मेरे को लगा कि 7-8 क्वेश्चन क्या छोड़ने कर दूं। फिर मेरे को लगा कि ये था कि 2 ऑप्शन में हमें कंफ्यूजिंग होती है, वो तो कर देते हैं जी। इसके बाद का हम रिस्क नहीं लेते जी। तो उसमें से अगर 2-3 क्वेश्चन हो जाते, मैं कर भी रही थी, फिर मैंने सोचा नहीं सर, देखिए ये 143 कर दिए। बिल्कुल तो बिल्कुल ये उस समय का देखिए एक प्रबंधन होता है। कुछ पेपर जब अपने कर रहे होते हैं तो उस समय एक अलग माइंडसेट होता है। फिर भी आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप में वो एग्जाम फोबिया नहीं था जो अधिकांश बच्चों में होता है। क्योंकि मैंने देखे हैं अच्छे से अच्छे बच्चे भी एग्जाम सेंटर में जाके और अपना 100% नहीं दे पाते। उनकी तैयारी होती है और लेकिन उस तैयारी को वहां वो परिपूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। तो वो एग्जाम फोबिया है, उसके ऊपर भी एक नया अलग से अपनी बातचीत करेंगे। अच्छा रेणु, जो आपने 10वीं 12वीं की, ये कहाँ गरसाना से किया? हाँ जी, गरसाना से नवजीवन उच्च माध्यमिक स्कूल से मैंने 10वीं और 12वीं की है जी। और 10वीं में मुझे गार्गी पुरस्कार भी मिला है। तो देखो, गार्गी पुरस्कार विजेता है रेणु। तो शुरू से ये इंटेलिजेंट रहे और आगे भी इन्होंने अपने आप को निखारा और आज ये आपके समक्ष है। अच्छा रेणु, आपके लिए तैयारी के दौरान कुछ विषम परिस्थितियां रही होगी या बिल्कुल आपको पूरा सपोर्ट रहा, 1% भी दिक्कत नहीं आई इस दौरान? ऐसे तो होता है कि फैमिली तो सपोर्टिव ही होती है हमेशा, पर परिस्थितियां तो जैसे हर कंपटीशन लाइन की तैयारी करने वाले के लिए, हर स्टूडेंट के लिए इस परिस्थिति से गुजरना ही पड़ता है। जी जी। तो कभी कभी ऐसा लगा कि नहीं पढ़ना है, ऐसा हो जाता है दिमाग, पर फैमिली हमेशा सपोर्ट किया है कि नहीं पढ़ना है, तैयारी करना है। बस वही कि नहीं तेरे +2 में इतने आए थे तो आगे भी आएंगे, तो इसी से सर थोड़ा मोटिव मिलता रहा। देखिए आप, इन्होंने कितनी बड़ी बात कही। देखिए एक लड़का लगता है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब एक लड़की सिलेक्शन प्राप्त करती है तो दुगनी खुशी होती है, क्योंकि लड़की को हमेशा विषम परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है। उसे दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ती है और उसके बाद में वो यहाँ इतना आगे आके यदि ऐसा काम करे तो वाकई दिल में इतना एक उत्साह होता है। और अदर विद्यार्थियों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब एक लड़की, छोटे से गांव की लड़की इतना कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा आप ये बताइए, आपका जो रीट है इसके लिए एग्जाम की तैयारी और ये आपका सफर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अंत आपने देख ही रहे हैं, अंत इनका हुआ 2nd रैंक से। तो इस शुरुआत कहाँ से की आपने सामान्य ज्ञान की, इन सब की चीजों की? सर वैसे मैंने ग्रेजुएशन के साथ कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर दिया था। तो तब हमारे जैसे शहर लगता है गरसाना, नज़दीक था तब जी। तो मैं वहाँ जसराज सर के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी शुरू की थी जी। तो उसमें मैंने तब पटवारी प्री क्लियर हुआ था मेरा जी। उसके बाद मैंने जैसे बीएड कर ली और बीएड में 2018 में जो रीट परीक्षा हुई थी तब मेरा 2nd ईयर चल रहा था। तो तब मैंने ये परीक्षा दी थी, तब मैं 1 नंबर से रह गई थी जी। तो तब थोड़ा हुआ था कि मेरे जो साथ की क्लासमेट थी उसका उसमें फाइनल हो गया था। कुछ ये भी होता है सर कि साथ वाले लग जाएं तो थोड़ा कंपटीशन ऐसे और हो जाता है। जी तो, जी वो आप उस फिल्म का डायलॉग बोल रहे हो, 3 इडियट फिल्म का, कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन यदि दोस्त पास हो जाए या टॉप आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। ठीक है, तो वो बात हुई और अंदर से एक जिसे बोलते हैं जुनून कि हमें कुछ ना कुछ करना है, वो इनको इनकी फ्रेंड लगने के बाद महसूस हुआ। उसके बाद फिर मैंने तब मैं 1 नंबर से रह गई थी जी। तो उसके बाद उसने, मेरी फ्रेंड है लवप्रीत, उसने आपका बताया कि सुरेंद्र सर तैयारी करवाते हैं। लवप्रीत भी शायद ये उसकी भी 2nd रैंक साइंस विषय से आई थी, अपनी विद्यार्थी रही हुई है और गंगानगर में साइंस विषय से 2nd रैंक पाई थी। अभी 5K की हैं और वो इसामकी के पास पोस्टेड है।
तो लवप्रीत भी, हाँ, तो फिर आगे? सर उसके बाद मैंने फिर गरसाना में जसराज सर का जैसे ट्रांसफ़र हो गया था, जी तो मैंने 2019 में सर मैं शिखर मार्गदर्शन से जुड़ी थी। जी और यहाँ पहले मैंने कोचिंग शुरू की, मैं और मेरी सिस्टर दोनों आते थे यहाँ कोचिंग के लिए। जी और फिर 2020 में जैसे लॉकडाउन लग गया, तो तब फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। आपने वो ग्रुप बनाया था, जी। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था, उसमें जैसे 3-4 दिन बाद टेस्ट आता था, तो हमें शेड्यूल हाँ, दे वो दिया फ्री जाता टेस्ट था। सीरीज शुरू की थी अपने हाँ ने। जी सर। जी तो फिर मैंने तब से टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी। और उसके बाद लॉकडाउन के में टेस्ट सीरीज का हमें यह फ़ायदा हुआ कि हम कंटिन्यू रहे उस लाइन से। और जब 2021 में फिर एग्ज़ाम जैसे अप्रैल में हुआ था फिक्स कि अप्रैल 2021 में एग्ज़ाम होगा, जी तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज वापस यहाँ ऑफलाइन शुरू कर ली। जी। और उसके बाद एग्ज़ाम फिर वो पोस्टपोन्ड हो गया, और हाँ। सितंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये 2019 से लेकर 2021 तक मैंने लगातार टेस्ट दिए हैं। मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने स्टडी ना की हो, या इस स्टडी से मैं हटके या कहीं और भी इतना टाइम हो गया मैं कहीं और कर लूँ तैयारी, ये नहीं था बिल्कुल भी। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। और फिर मैंने जैसे सितंबर में एग्ज़ाम दिया था, जी। उसमें मेरे 140 बने थे। देखिए, आप पिछले रीट भर्ती जो किसी कारणों से रद्द हो गई थी, उसमें भी रेणु के 150 में से 140 क्वेश्चन सही थे, यानी 300 में से 280 नंबर। तो वहां भी निश्चित रूप से रेणु की एक रैंक थी, लेकिन चलो उसके कई कारण रहे होंगे, वो परीक्षा रद्द हुई। रद्द होने के बाद में थोड़ा सा रेणु, उसके बाद में आपको लगा नहीं कि इतना ऊंचा आने के बाद में फिर नीचे गिरे और वापस से जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस समय फिर आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा? सर मैंने उस टाइम एक नहीं 3 एग्ज़ाम क्लियर किए थे। एक एसआई का रिटर्न क्लियर किया था, उसमें भी मेरे अच्छे मार्क्स थे, 252 थे। जी तो और एक मैंने डीएसएसबी का एग्ज़ाम दिया था सेकंड ग्रेड, जी। तो ये तीनों मेरे रिटर्न क्लियर हो गए थे। अच्छा। तो मैंने यही था कि नहीं टीचर बनना है, शुरू से यही था कि टीचर बनना है। तो मैंने एसआई के फिजिकल की तैयारी नहीं की। तो जिस दिन ये रद्द हुआ एग्ज़ाम, उसके 6-7 दिन बाद मेरा फिजिकल था जी। तो फिर वो फिजिकल में मेरा पास नहीं हो पाया। यूँ कहे कि वहाँ मेरा थोड़ा सा फाउल हो गया था पैर, तो उन्होंने सेकंड चांस उन्होंने दिया नहीं, तो फिर वो भी हाथ से निकल गया। और फिर डीएसएसबी का उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट निकलती है उसमें फिर मैं आधे नंबर से रह गई। तो देखिए, आप आधे नंबर से रह रहे हैं, तो एक विद्यार्थी की मनोस्थिति कैसे हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं। फिर तब तो एकदम से ऐसा नहीं लगा, फिर धीरे धीरे ये माइंड में बैठ गया कि नहीं सिलेक्शन तो नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना सर कि आधे नंबर से इतने साल तक नहीं लगा, हाँ। कोई ये नहीं हुआ। फिर वो माइंड में घर करने लगी कि शायद मैं भी उनमें से एक हूँ कि आधे नंबर से मैं रह रही हूँ, तो मैं ऐसे ही रहती रहूँगी, आगे नहीं जा पाऊँगी। इससे फिर माइंड सेट खराब हो गया। कम से कम 3-4 महीने मैंने दवाई भी ली, जगह भी मैं भाई के पास चली गई, यहाँ मेरे से स्टडी नहीं हुई। मुझे ध्यान है, आपका फोन भी आया था मेरे पास। हाँ जी सर। कि सर मेरा माइंड खराब हो रहा है और मैं परीक्षा नहीं दूंगी या इस तरह से। तो हमें पता था कि ये हीरा है, नायाब हीरा है, ठीक है। और हमने कहा, रेणु ने उसके बाद मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो एक क्षण ऐसा आया था जब इन्होंने छोड़ा कि सर मैं अब पढ़ाई नहीं करूंगी क्योंकि मेरा कुछ नहीं बन रहा। लोग भी देखो, लोग खूब परेशान करने वाले मिलेंगे आपको, वो आपकी असफलता में आपके साथ नहीं है, लेकिन आपकी सफलता में जरूर आपके साथ रहते हैं। असफलता में तो वो ये बोलेंगे कि ये कब से तैयारी कर रही है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन जब आप सफल हो जाओगे तो वो प्रतिदिन आपके साथ ये बोलेंगे कि जी हमें पता था कि लड़की कुछ ना कुछ करेगी। तो उस समय देखो आप, इन्होंने जैसे आज बोलते हैं भावनात्मक प्रबंधन, भावनात्मक बुद्धिलब्धि, उसका परिचय दिया। मानसिक रूप से अपने आप को एक स्वस्थ व्यक्ति का परिचय देते हुए पुनः अपनी तैयारी में जुटी, और उसके बाद भी कंटिन्यू टेस्ट सीरीज से जुड़े रहे। तो रेणु, उसके बाद मेरे हिसाब से फिर आपको कहीं भी पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और लगातार अपनी तैयारियां की। और उसके बाद में आप ये बताओ, क्योंकि देखिए कई बार ये होता है कि अपने विषम परिस्थितियों में तैयारी छोड़ देते हैं। मेरे साथ मेरा तो एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ पिछले 10-15 सालों से
एक बात याद रखो, योद्धा वही है जो विषम परिस्थितियों में अपने आप को साबित करे। तो अब रेणु, दोबारा से जब एग्जाम हुआ तो उस समय ये डर लग रहा था कि यार इस बार रद्द ना हो जाए या ऐसा कुछ? हाँ, तब सर बहुत एग्जाम रद्द हुए थे। तब सभी का लगभग यूं था कि भरोसा ही उठ रहा था कि एग्जाम सारे रद्द हो रहे हैं, ये हो रहा है। फिर मैंने जैसे पात्रता परीक्षा क्लियर होगी, मेरा ये है कि जब ऐसे हो जाए ना कि वो एग्जाम है, तो मैं ये नहीं देखती कि उसमें टाइम कितना पड़ा है या अभी एग्जाम है, मैंने बस उसकी तैयारी करनी होती है, एग्जाम चाहे कभी हो जी। तो फिर मैंने पात्रता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। फिर मैंने वैसे सर से पूछा था कि मैं अब क्या करूं, भी ऐसे डिफरेंट था कि क्या करें, सेकंड ग्रेड की करें, थर्ड ग्रेड की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें। फिर मैंने जैसे टाइम पहले ख़राब कर दिया था 3-4 महीने, तो फिर मैंने थर्ड ग्रेड पात्रता परीक्षा की तैयारी शुरू की। तो मैं एनसीईआरटी की बुक्स ले आई, तो वो थोड़ा मैटर यूँ था कि पढ़ा जाए एकदम से। ये एकदम अगर आप 4-5 महीने स्टडी छोड़ देते हो तो एकदम से हैवी पढ़ा भी नहीं जाता सर। तो आपने कहा कि आपने ऑनलाइन मेरे टेस्ट दिए थे। हाँ जी तो सर। आज की सबसे बड़ी समस्या देखिए, फोन अपना स्मार्ट है, लेकिन जो मानव है वो अभी तक स्मार्ट नहीं हुआ। वो जैसे ही फोन पे जाएगा तो वो काम की चीजें छोड़ के दूसरी बातों में अपना समय व्यतीत कर देता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ फोन के मामले में? नहीं सर, वैसे मैं शुरू से ही फ़ोन बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो जब आपने ऑनलाइन टेस्ट का वो बनाया ग्रुप, हाँ जी। तो उसमें ग्रुप में ऑनलाइन जैसे क्लास से मैं नहीं लगाती हूँ। आज तक मैंने इतनी पढ़ाई ऑनलाइन तो की नहीं है, क्योंकि अपने हम देखते हैं यूट्यूब पे क्लासेस चलाते हैं तो और मैटर ज़्यादा देख लेते हैं बजाय कि उन क्लासों देखो में। बिल्कुल सही है, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। इस पे आपको प्रबंधन करना है। यदि आप स्वयं अंदर से दृढ़ है तो आप किसी भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्मार्ट बनिए जैसा आपका स्मार्टफोन है। अच्छा रेणु, एक बात और बताइए कि सिलेबस जो कवर करने में या आपको दिक्कत आई कोई? सिलेबस जैसे इस बार बहुत डिफरेंट था, क्योंकि पहले 2018 रीट हुई, 2021 हुई, उसमें यूँ था कि आरबीएससी की बुक्स कवर करनी है जी। तो वो कवर हो गई। उसके बाद उन्होंने फिर चेंज किया, सेशन चेंज हो गया, एनसीईआरटी लगी, तो हाँ, लगातार चेंज होता रहा। सही है। पात्रता में फिर एनसीईआरटी की कवर करनी पड़ी, हमने फिर +2 तक वो कवर की जी। तो उसके बाद जब ये थर्ड ग्रेड का निकला सिलेबस, ये बहुत ही अलग था। इससे पहले मैंने ऐसा सिलेबस कवर नहीं किया था। और एसएसटी का तो इतना हार्ड दिया था उन्होंने कि इकोनॉमिक्स के तो हमें टॉपिक ही नहीं मिलते थे। फिर जब गाइड आई उसी में से थोड़ा पढ़ के और फिर देखो आप बिल्कुल, एसएसटी से सिलेक्शन लेना वाकई बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन उस काम को इन्होंने बड़ी सरलता से अंजाम दिया एक रणनीति के तहत। अच्छा रेणु, अधिकतर बच्चे पूछते हैं कि सर क्या बुक्स पढ़ी, क्योंकि बुक्स के लिए मेरे पास अभी यूट्यूब चैनल बनाए हुए 10-15 दिन हुए हैं और इतना आप लोगों का प्यार मिला, इतने सब्सक्राइबर बढ़े। तो बुक्स के बारे में आप में से अधिकांश बच्चों ने कहा कि सर रेणु जी से पूछिए कौन सी बुक्स पढ़ी इन्होंने। तो रेणु, आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी एसएसटी के लिए या अपने पात्रता परीक्षा की बात करें तो उसके लिए? तो यदि पात्रता परीक्षा की बात करें तो एनसीईआरटी की बुक्स है, वो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है जी। और अगर वो आपको +2 तक कवर है तो पात्रता परीक्षा में आपको कोई रोक ही नहीं सकता। मैंने सिर्फ वो बुक्स पढ़ के, और मेरे पात्रता में इस बार भी 132 आए हैं। तो उसके बाद ये थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस था, मेन पेपर हुआ था, उसमें जैसे लक्ष्य की गाइड लेके आई थी मैं जी। तो लक्ष्य की गाइड मैंने कवर की है शायद 4 बार। देखिए आप कि ये सबसे बड़ा जो बच्चे गलती करते हैं कि जैसे एग्जाम आया लगातार पढ़ते रहेंगे और अपनी बुक्स को है वो लगातार बदलते रहते हैं, जबकि ये चीज गलत है। आप एक बुक, मानक बुक रखिए, एक गाइड जो भी आपको अच्छी लगती है वो रखें और उसको आप बार बार करते रहें। उसमें से कुछ गलतियां हैं उनको आप निकालिए। उसके बाद जैसे इन्होंने कहा एक ही बुक, अब ये नहीं हो कि हमने लक्ष्य पढ़ लिया फिर नई किताब आ गई, फिर नहीं लिया है, फिर नहीं लिया है, फिर नहीं लिया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी और लक्ष्य दो इन्होंने बेस बनाए और उन दोनों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया, जिसका परिणाम आपके सामने है। ये नहीं हो कि एग्जाम से 1 महीने पहले क्या होगा कि कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी आपके आगे कहेगा कि यार ये किताब लिया मार्केट में अच्छी आई है, फलाने राइटर की फलानी किताब, तो आप क्या करोगे? जो आपका मैन चल रहा था उसको छोड़ के आप उसमें टाइम खराब कर दोगे और बाद में आपको पता लगेगा कि यार मेरा 1 महीना खराब हो गया।
तो एक अच्छी बात बताई है कि जो आप मानक बुक लीजिए, जैसे इन्होंने लक्ष्य को रखा, एनसीईआरटी को रखा, हिंदी के अंदर जैसे आपने बताया था कि 9 से 12 की व्याकरण चलती थी, हाँ जी सर। उसको इन्होंने रखा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए अलग अलग गाइड में जो मैटर आता था उसका इन्होंने स्क्रीनशॉट रखे थे, वो मेरे को भी भेजे थे कि सर ये स्क्रीनशॉट है, मैं पढ़ूं। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ो आप। तो अच्छी बात है, देखिए आपने बहुत बढ़िया बात बताई। अच्छा रेणु, आने वाले समय में और आपका क्या लक्ष्य आगे, क्या करना चाहते हो? जैसे आप इतना ऊपर तक आए हो तो आपका लक्ष्य है पर सिविल सेवा में, प्रशासनिक सेवा में जाने का? सर मैं टीचर लाइन में ही आगे जाना चाहती हूँ, मेरा शुरू से यही था। तभी मैंने अगर मैं सिविल सेवा में जाती तो मैं ग्रेजुएशन के बाद सीधा उसी की तैयारी करती या ग्रेजुएशन के टाइम भी करती। तो मैंने शिक्षक ही बनना था और अब मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस से हाँ आप, जी सर। हाँ बात हुई थी मेरी। तो पॉलिटिकल साइंस से रेणु तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी इनको। तो ये देखिए, ये भी एक अच्छी बात है, ये भी इनमें एक शुरू से ही जुनून रहा है कि मुझे टीचर बनना है, ठीक है। ये नहीं है कि जैसे अधिकतर लोग कहते हैं कि जो कुछ नहीं बन रहा वो टीचर बन जाता है, ऐसा नहीं है। टीचर की जो जॉब है वो बड़ी ही शानदार और बड़ी ही चुनौतियों से भरी जॉब है। आज इसमें आपके सामने पूरा का पूरा एक संसार बैठा होता है। आपके लिए वो क्लासरूम हो सकता है, लेकिन माता पिता के लिए जो बच्चा है वो उसका पूरी संसार है। ये बात हमारे सचिव महोदय ने भी बोली थी। तो देखिए, बिल्कुल सही दिशा में और दशा में यदि तैयारी की जाए तो सफलता है वो एक ना एक दिन निश्चित मिलती है, और उसकी परिणति आज आप रेणु के रूप में देख रहे हो। अब रेणु ने जो मिसाल कायम की है वो आप भी कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले जो समस्या आती है कि अधिकतर विद्यार्थियों को सिलेबस का ही नहीं पता होता, आया और बिना सिलेबस देखे लग जाए। यदि आपने सिलेबस को नहीं देखा, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं उनको नहीं पढ़ा, तो आप बिल्कुल सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा रेणु, सिलेबस आपने कवर किया, टेस्ट सीरीज के माध्यम से पढ़े, स्मार्टफोन को भी आपने उतना यूज किया। तो अच्छा, एक प्रश्न और आता है काफी, मैं जो पूछने वाला हूं आपको भी लगेगा कि विद्यार्थी पूछते हैं सर रेणु तो 18 घंटे पढ़ी होगी, ऐसा कुछ था? सर 18 घंटे तो शायद बहुत कम लोग ही पढ़ पाते हैं। 18 बिल्कुल, घंटे देखिए पढ़ाई ये नहीं एक हो पाती। महत्वपूर्ण बात है, 18 घंटे आवश्यकता नहीं है। आपका कितना रहा इसके अंदर? सर जैसे जब तक एग्जाम नजदीक जैसे नहीं था, शुरू की थी पढ़ाई, तब मैं 7 से 8 घंटे निकाल पाती थी। और एग्जाम जैसे सिलेबस आ गया उसके बाद बिल्कुल जैसे हमारा फिक्स हो जाता है शेड्यूल जी भी, इतना सिलेबस है, इतने दिन में हमें कवर करना है, या 2 बार करना है या 3 बार करना है। जी। उस हिसाब से मैंने 12 या 13 घंटे हाईएस्ट था। अच्छा, 12 या 13 तो अच्छा रेणु एक बात बताइए, आप मतलब 10-12 घंटे आप लगातार पढ़े। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि यदि आप लगातार नियमितता रखते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यदि आपने एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन आप 18 घंटे पढ़ लिए, वो आपकी स्टडी किसी काम की नहीं है। तीसरा, जहां तक मैं इतने सालों में देख पाया हूं कि आपके चयन का आधार है आपका टेस्ट सीरीज, जिससे आप भागते हो। अब अधिकतर बच्चे क्या है कि पढ़ लिया, आपने खाना खाया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, या आपको क्या, फिर क्या फायदा हुआ उसका? तो आपने जो पढ़ा है, चाहे आप कहीं भी बैठ के पढ़ रहे हो, घर में, लाइब्रेरी में, कहीं भी आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो कम से कम उसे परखिए। और परखने का एक ही तरीका है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, कि आप कितने विद्यार्थियों में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। वहां पर जो आपका पेपर के समय स्ट्रेस होता है उसको भी आप कम कर सकते हो। तो अधिकतर विद्यार्थी इससे भागते हैं, तो इससे भागे नहीं, क्योंकि अगर आप भागोगे तो फिर भागते रहोगे। एक हर एग्जाम को, आप जैसे जो गंभीर विद्यार्थी नहीं है वो आज घर में बैठे हैं, आराम से मस्ती मार रहे हैं कि जी अभी तो वैकेंसी नहीं है, ऐसे चलते फिरते बम से दूर रहो। ये लोग आपको खुद खराब होते हैं, आपको और खराब करते हैं। वैकेंसी आज नहीं है, जैसे ही सरकार, नई सरकार बनती है, जो भी बने, तो सरकार बनेगी तो बिल्कुल ये नहीं है कि भर्तियां बस हो गई पूरी। आज भी शिक्षा विभाग में हजारों पद खाली पड़े हैं, जिसकी भर्ती आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी, और उसके लिए आपको समय चाहिए। रेणु, जैसे बच्चे सोचते हैं कि 2 या 3 महीने में तैयारी हो जाती है, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता सर। हमें जैसे सिलेबस से पहले भी
पुराना सिलेबस देख के हमें वो कवर कर लेना चाहिए। आने वाला सिलेबस होता है वो तो थोड़ा ही चेंज होता है जैसे, जी तो सिलेबस जब तक आए तब तक हम खुद में सेटिस्फाई हों कि मतलब तैयारी तो है हमारी। एक ये सेटिस्फेक्शन भी जरूरी होता है। टेस्ट सीरीज से ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की हुई है तो आपका फोबिया तो बिल्कुल निकल जाएगा। एग्जाम का जो होता है, एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद कई लोगों को घबराहट होती है, ये होता है। जी अगर आप टेस्ट सीरीज से ज्वाइन किए हुए हो तो वो आपको बिल्कुल नहीं होगा। और उसमें भी अगर ऑफलाइन हो, अगर आप 50 या 60 लोगों के बीच रोज टेस्ट दे रहे हो तो उससे बड़ा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल, देखो रेणु ने बिल्कुल सही कहा। और एक चीज हो रहा है, आप विश्वास रखें, जो आपका टीचर, जो भी आपका टीचर है उस पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि यदि आपको टीचर पे विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। टीचर वो व्यक्तित्व होता है जो खुद पढ़ के आता है और बच्चों को 100% देने की कोशिश करता है, और उस पर यदि आप विश्वास रखोगे, जैसे इससे पूर्व आपने विद्यार्थी सुनीता को सुना होगा जो 4 परीक्षाओं में सफल हुई और पूर्ण रूप से वो डेडिकेशन के साथ लगी रही कि सर आप बताइए मैं वो करूंगी, तो आज वो है। और वही मैंने रेणु में देखा था कि रेणु ने कहा नहीं सर, मैं एक बार जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उसी की तैयारी करूंगी, उसके बाद में मैं व्याख्याता की तैयारी करूंगी। तो अभी ये तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये सफल होंगे। और एक और बात कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आज वैकेंसी नहीं है तो हम घर बैठ जाएं। वैकेंसी आएगी आपको। जैसे अभी सरकार ने, आरपीएससी ने कितना बढ़िया काम किया, रिकॉर्ड तोड़ 20 दिन में आप आरएस का उन्होंने प्री का रिजल्ट दे दिया और 3 महीने में मेंस के एग्जाम करवा रही है। तो हो सकता है कि सरकार बनने के बाद में आपको कम टाइम मिले, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी को फोकस कीजिए ताकि जैसे ही मौका आए आप लोग चौका मार दो। तो ये नहीं सोचना है कि यार वैकेंसी आएगी और उसके बाद में हम तैयारी शुरू करेंगे, तो ये वो बात हो जाएगी आग लगने के बाद में कुआं खोदना। जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो कभी सफल नहीं होते, और जो लगातार अभी से चुपचाप अपनी तैयारी कर रहे हैं उनकी सफलता एक दिन रेणु की तरह शोर मचा देगी। वो आज आपके सबके सामने ये नजर आ रहा है। और रेणु को अपने ही जिले में पोस्टिंग मिल गई क्योंकि रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ, और आज परिवार में इनके खुशी का माहौल है। इनके परिवारजन से, श्री राजेंद्र जी से, इनकी माता जी से, भाई से, मतलब इतना सपोर्टिव परिवार रहा कि आज एक गांव की लड़की ने अपना जो सफर है वो शिखर तक तय किया। तो रेणु, आगे बच्चों को कुछ वर्ड बोलना चाहोगे कि इस तरह से तैयारी करें या कुछ ऐसा कुछ? हाँ जी सर, तैयारी के लिए आप हर चीज फिक्स रखें। जैसे आप एक जगह तैयारी कर रहे हैं तो वहीं तैयारी करें, अपना मन ना भटकाएं कि आज यहाँ तैयारी कर ली, कल वहाँ कर ली, वो वहाँ लग रहे हैं तो हम भी वहाँ चलते हैं। फिक्स आप तैयारी रखिए, फिक्स आप बुक रखिए। एक बुक रख ली तो उसमें से आपने पढ़ लिया, उसके बाद जैसे आपने टेस्ट दे लिया तो अगर आपके 10 या 12 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अगली बार जब वो सिलेबस आएगा तो वही टॉपिक आप दोबारा कवर करें और जो टेस्ट पिछली बार हुआ था उसको कवर करें। इस तरह जब आपके ऑब्जेक्टिव और वो मैटर वही पढ़ना है, मैटर चेंज नहीं करना, ऑब्जेक्टिव आपको इंक्लूड करते जाना है, करते जाना है। इस तरह से आपका बेस बनेगा कि पहले एक तो एग्जाम टाइम में ये होगा कि आपका मैटर वो कवर है बिल्कुल, उस पर आपको भरोसा होगा कि नहीं मैटर तो मेरा कवर है। अगर हम किताब बार बार बदलेंगे तो एग्जाम के टाइम थोड़ा ये हो जाता है कि अरे ये भी पढ़ने वाली पढ़ी है, ये भी पढ़ी है, तो उस टाइम वो होता है। एक बुक होगी तो वो वैसे भरोसा होगा कि नहीं बुक तो मेरी कवर है। ऊपर से आपने टेस्ट दे रखे हैं तो ऑब्जेक्टिव का भी आपको प्रैक्टिस होगी, तो वो परफॉर्मेंस आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर आप 6 महीने इस प्रोसेस को रूटीन से करते हैं ना तो आप देखना कि हर बार अगर आप टेस्ट देते हो तो नंबर बढ़ेंगे, उसी सीरीज से, उसी बुक से बढ़ेंगे। आप ये मोटिव मिलता है। उसके बाद आप 60-70 लोगों में बैठ के जो टेस्ट देते हो, फिर आपको वो होता है कि नहीं इनमें ऊपर आना है, तो वही कंपटीशन वो है और वही जो हम फाइनल देते हैं सेम होता है। बस हमने यूं बना रखा है कि मेन एग्जाम होता है वो पता नहीं क्या होता है, उसका फोबिया होता है। नहीं, अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन भी सही है जिनके लिए पॉसिबल बिल्कुल ना हो तो ऑनलाइन भी सही है। और ऑफलाइन अगर 60-70 लोगों में अगर आप दे रहे हो तो
आपका एग्ज़ाम फोबिया भी निकलेगा और आपकी प्रोसेस आपको दिखेगी, फिर भरोसा होगा खुद पे कि नहीं इस बार मेरा क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले अगर आपका ये इतना मन टिका हो तो एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होता है। तो रेणु, जैसे अधिकतर विद्यार्थी कहते हैं कि सुरेंद्र सर डांटते बहुत हैं, आपको भी खूब डांट से कभी डर लगा कि सर डांट रहे हैं या नंबर कम आएंगे, तो या इस चीज का कभी रहा? सर डांट तो, ये पहली बात तो कोई डांट नहीं होती, हमारी गलती की हमारे पास अगर डांट आ रही है तो वो डांट नहीं है। बिल्कुल। तो उसके बाद टेस्ट जब होता था तो अगर कम नंबर आएंगे तो इसी टेंशन से तो हम पढ़ेंगे, और अगर टीचर ने कुछ कहा ही नहीं तो हम, वो हमारी प्रोसेस घटती जाएगी, बढ़ेगी नहीं फिर। बिल्कुल, देखिए रेणु ने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जो टीचर है वो आपकी भलाई के लिए ही आपको कहता है। और एक बात और है, ईमानदारी के साथ यदि आप प्रयास करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब नेक्स्ट जो विद्यार्थी है, नेक्स्ट जो रेणु है वो आप हो। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि रेणु जल्द ही व्याख्याता परीक्षा में टॉप करके आपके समक्ष फिर एक बार संवाद के लिए प्रस्तुत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विजयदशमी की एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद रेणु। थैंक यू सर। थैंक यू सर।